अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साईं, मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी, यह जुल्म ना करे मेरी बच्ची पे। वो बुरा आदमी हाथ जोड़े हुए सर झुकाए हुए सावल देसाई से अपनी बेटी की इज्जत की भीख मांग रहा था, जबकि अपने दौर का वो शैतान किसी भी बात को हाथ में ना लाते हुए गर्दन अकड़ाए बैठा हुआ था। साईं, वो अभी 16 साल की है, रहम करे साईं। वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। इतने लोगों के बीच वो उसके सामने अपनी इज्जत की भीख मांग रहा था। सावल देसाई ने अपनी टांग उठाकर उसे लात मार दी और वो मुंह के बल गिर पड़ा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मीर सावल देसाई के सामने बकवास करे। अपनी जगह से उठकर उसकी कमजोर होती बदन पर उसने अपने भारी बूट रखे थे। वो शख्स दर्द से बिलबिला उठा था। तेरी लड़की मुझे पसंद आई है तो मतलब वो मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। उसके साथ अपनी रातों तो गुजारूंगा ही मैं, चाहे तेरा दिल हो कि ना हो, चाहे तेरी लड़की का दिल हो ना हो। तू मेरा वक्त बर्बाद ना कर। अपने पांव हटाकर उसे फिर से टांग से मारी थी। कुत्ते हो कुत्ते, इस इलाके का हर शख्स कुत्ता है, मेरे पैर चाटने वाला कुत्ता। मैं जितनी जलालत दूं तुम सब सर तस्लीम हम करके झुके रहो मेरे सामने। मैं खुदा हूँ तुम सबका, नाउज़ खुदा हूँ, मेरे आगे झुकोगे तो तुम सब खुश रहोगे, नाउज़, वरना जिंदा सूली पर लटका कर तेरी रगें काट कर वहीं पर मरता छोड़कर सबके लिए इबरत का निशान बनाऊंगा। वह घुराया था, आंखों में दरिंदगी थी। वहां पर मौजूद सब सर झुकावे उसकी तजीम में। जा उठ, अपनी लड़की को सजा सवार कर मेरी हवेली में भेज दे आज रात। और सुन, उसे समझा के भेजना मुझे कैसे खुश करना है, उसे यह सब पता हो। चल निकल अब। उस बाप का सर शर्म से झुक चुका था जिसकी बेटी को पराया शख्स अपने एक रात की तस्कीन के लिए बुला रहा था। लोग वहां पर अपनी बेटियों को छुपा कर फिरते थे कि कहीं फरोने वक्त की नजर न पड़े और इसकी इज्जत न बकाओ माल बन जाए। सावल उनका जीना हराम कर रखा था। हर हफ्ते किसी नई लड़की को पकड़कर उसकी हवेली में लाया जाता उसकी हवस की तकमील के लिए, और हर गुजरते दिन के साथ ये हवस बढ़ती ही जाती। पूरी रात इस हवेली के दरो दीवार इस मजलूम लड़की के चीहो पकार के गवाह होते। कोई उसे बचाने ना आया था। सब कान बंद कर लेते, कोई उसे ना सुनता और ना ही सुनना चाहता कोई। यही रीत रिवाज हो गया था आज गाँव के मकीनों का। और जहाँ लड़कियों की इज्जतें महफूज ना हो, इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। बस कुछ वक्त दिल दे रहा था अल्लाह की जात। तभी इस दिल को सामर देसो यही समझ रहा था कि वह ऐसा खुदा बना बैठा है कि किसी का उस पर बस नहीं चल रहा। नाउज़बिल्ला, वह बुरा इंसान रोता बिलखता वहां से जा चुका था और मीर सावर देसाई अपनी शान शौकत के सामने अपनी गर्दन अकड़ाई अपने तहत पा बैठा आने वाली रात का सोच रहा था। फिर से एक मजलूम लड़की की चीखें दीवार में गूंजने वाले थे। फिर से वह हवस का बचकारी अपनी हवस पूरी करने जा रहा था। काफी का मग कब से ठंडा पड़ चुका था जिसे उसने बेदली से सर पर रखा था। उसके कलून की बिनी बिनी खुशबू पूरे ऑफिस रूम में फैली हुई थी जो बिल्कुल हवासों पर छाड़ थे। अपने दर्द करते हुए पेशानी को उसने अपनी उंगलियों से मसला था। इन 4 सालों के अरसे में बहुत को इस काबिल बना चुका था कि वह एक होटल का मालिक था, और इसमें बहुत हाथ उसके दोस्त बलाज रहमान मलक का था, जिसने जिंदगी के हर कदम में उसका साथ दिया था। इस होटल में उसका शरीक था। सोचो के समंदर में गोता हसन उसे बिलाज के आने की खबर न हुई। वो कुछ देर उसके चेहरे पर फैले हुए सोचों के तफकर को पढ़ता रहा। 4 साल हो चुके थे उसकी मौत का। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था वो उसे, लेकिन उसकी लाश तक न मिली थी उसे कि अपनी मोहब्बत पर कुछ देर बैठकर फातिहा ही पढ़ सके। वो हर नया दिन अपने साथ नई तरफ लाता उसके वजूद में। उसकी यादों में गिरकर वो उसे भूल नहीं कर पा रहा था। और जब वो फिर भी मतवज्जा न हुआ तो उसे खुद अपनी मौजूदगी का एहसास लाना पड़ा। सारंग, नजरों का तसलसल टूटा और बिलाज के चेहरे को उसकी नजरों का शर्फ हासिल हुआ था। थैंक गॉड जो मैं नजर आ गया आपको। उसके तुरंत को नजरअंदाज करता वो घड़ी को देखने लगा। आपके बहुत ही ज्यादा खतरनाक रकीब से आपकी बिजनेस डील होने वाली है। आप यहाँ पर आराम फरमा लीजिए। बात बिलाज के कहने पर उसने अपनी कनपट्टी से लाए। करने दो उसे इंतजार, उसने बारी बोझल आवाज में कहा था। वो डील ले उड़ेगा मिस्टर जवार आलम से। बलाज ने उसे याद दिलाने की कोशिश की थी। तुम्हारे की मिस्टर दाऊद अल रहमान खान मुझे नहीं जानते कि हार आज तक तस्लीम नहीं की मैंने। बस वो कुछ देर के लिए रुका था और जब बोला तो लहजा बीका सा था। बस मोहब्बत की डील में बाजी हार गया मैं। बलाश ने गौर से उसे देखा था जिसके चेहरे पर अजीब नारसाई का दर्द था। मीर सावत दसाई से अपना बदला भी ले सकते हो तुम सारा, धोखे का बदला। उसके चेहरे पर सर तासरा से उभरे हुए थे। अब मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया बिलाल। मुझे इस इलाके से वहशत होती है, इन लोगों के चेहरों से वहशत होती है, इस हवेली से वहशत होती है। वैसे भी मेरे वहां जाने से मारवी फिर से जिंदा नहीं हो जाएगी। वहां के मकीनों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि
میرا وجود وحشت سے بڑھ جائے گا. ماڈوی کی جاتے ہیں وہاں کا سوچ کر ہی میں وحشت زدہ ہو جاتا ہوں. بلاج. اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی, عجیب حیرانی تھی. کافی پیے گا؟ اس کے چہرے پر پھیلتے ہوئے وحشت کو ختم کرنے کے لیے پلاش نے جلدی سے بات بدلی تھی. نہیں, سگار پیوں گا, کہہ کر اس نے سگار سلگایا تھا. جبکہ بلاش رحمان ملک اپنے اس خوبرو دوست کے چہرے پر پھیلتے ہوئے درد کو نظر بڑھ کر دیکھ رہا تھا. جب وہ اسے شہر لایا تھا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا, بچنے کے چانسز بہت کم تھے. وہ رویا تھا راستے بھر. وہ تو اپنے دوست کی خوشی میں شریک ہونے گیا تھا اور پھر اچانک یہ حادثے. اس نے سوچ کر جڑلی لی تھی. جب وہ ٹھیک ہوا تو بلاش نے اسے اپنے پاس روک لیا. ماڈوی کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی اسے گاؤں میں. شاید کہیں دفنا دی گئی تھی. عجیب ہے نا, وہ دونوں ہی زندہ تھے لیکن ایک دوسرے سے بے خبر ہی تھے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے. دن میری دھڑکنوں کی سن. وہ رو رہا تھا, اپنی زبان میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا, تڑپ رہا تھا, لیکن عجیب آوازیں نکل رہی تھی اس کے منہ سے جسے سمجھنے سے کوئی بھی قاصر تھا. لیکن سنورا سمجھ رہی تھی. تب اس نے نرمی سے ریلیکس رہنے کو کہہ رہی تھی. وہ اس کا منہ ٹیشو پیپر سے صاف کیا. ماروی سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ اسباب میں سر لاتا ہوا رو رہا تھا اور سنورا نے گہرا سانس لیا. اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. وہ نہیں آئے گی یہاں پر سلار. اسے اس جگہ سے, یہاں کے لوگوں سے نفرت ہے, شدید نفرت. سنورا کھوئے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی. اس نے پھر سے آوازیں نکالی تھی. تو سنورا نے گہرا سانس لیا. ہاں, آپ سے بھی, کیونکہ ان سب کا ذمہ دار وہ آپ کو سمجھتی ہے. پھر سلار کی بے بس آنکھوں میں وہ دیکھنے لگی. میں نفرت نہیں کرتی آپ سے سلار, کیونکہ میری زندگی میں پہلے مرد آپ ہے جسے ٹوٹ کر چاہا میں نے. پوری دنیا میں آپ کے مقابلے کھڑی ہو جائے, میں پھر بھی آپ کا ہاتھ تھامے آپ کے ساتھ ہوں گی. اس لیے نہیں کہ آپ سے محبت کی وجہ سے میں صحیح غلط کی پہچان بھول گئی ہوں, بلکہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں گی, آپ کو صحیح راستے پر لاؤں گی. بالکل ویسے ہی ماروی کی محبت سارنگ کے لیے تھی, میری جیسے. شاید ہر لڑکی, ہر عورت کی محبت اپنے محبوب کے لیے ایسی ہوتی ہے, شدت بڑی. وہ اب مسکراتی ہوئی آنکھوں سے سلار کو دیکھ رہی تھی. آپ ٹھیک ہو جائیں گے سلار, بہت جلد, مجھے یقین ہے. اور پھر آپ, میں اور بارش لاہور جائیں گے ماروی کے پاس, اس سے ملنے جائیں گے نا آپ؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور سلار اس بات میں سال لانے لگا. سنورا نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. تو جلدی سے ٹھیک ہو جائے. بارش کے لیے ایک مضبوط باپ بننا ہے اپنے. اب سارا, وہ اپنی ہی آواز میں کہنے کی کوشش کرنے لگا. سنورا نے محبت سے وہیں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. جی سلار. وہ سنورا کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا, لیکن بے سود. سنورا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے نرمی سے سلار کا ہاتھ اٹھایا تھا اور نرمی سے اپنے چہرے پر رکھا. اپنی پیشانی سے اس کے ہاتھوں وہ آنکھوں پر, پھر گالوں پر اور پھر لبوں پر رکھ رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ سلار یہی چاہ رہا تھا, کیونکہ ان آنکھوں میں وہ اپنے لیے محبت دے چکے تھے. سلار کے چہرے پر سکون سا محسوس ہوا تھا. اب آپ سو جائیے سلار, کب سے جاگ رہی ہیں آپ؟ سنورا اس کا ہاتھ پیر پر رکھتی نرمی سے بولتی ہے. سلار ان لمحوں میں بے حد محبت سے اسے دیکھ رہا تھا. دل کی دھڑکنیں بس یہی چاہ رہی تھی کہ ان لمحوں میں اس کے وجود میں اتنی طاقت آ سکے کہ وہ سنورا کو اپنی باہوں میں پڑھ کر اپنے تمام کردہ و گناہوں کی معافی مانگے, اس کے وجود کو پھر سے اپنی محبت سے بھر دے, اپنے تشنہ لبوں کو اس کی محبت سے سیراب کر دے. لیکن اب یہ سب ایک خواب و خیال ہی تھا اس کے لیے. اپنی خواہشات کو تھپکی دے کر وہ سنورا کو نظر بڑھ کر دیکھتا. اب آنکھیں موت گیا تھا, جبکہ سنورا وہیں میں بیٹھی اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتی رہی. جب تک وہ سو نہ جاتا سنورا نے وہیں پہ بیٹھے رہنا تھا. یہ لے. اس برے شخص نے, جس کا نام مبین تھا, کامتے ہاتھوں سے اس نے اپنی بیوی کو ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا. رحمہ نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا. یہ کیا ہے؟ زہر. اس کی آواز بھی کانپی تھی. شاداب کے کھانے میں ملا دے, اس ذلت بڑی زندگی سے اس کے لیے موت بہتر ہے. بہت ہی کمزور آواز تھی اس کی. رحیمہ کی آنکھیں بڑھ آئی تھی. 16 سال کی ان کی بیٹی, جس نے ابھی کچھ دیکھا بھی نہ تھا, وہ مرنے جا رہی تھی اس کے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں. یہ تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو یوں فرونے وقت کی حوث سے بچانے کے لیے اسے قتل کرنا پڑے گا. اس نے روتے ہوئے وہ پڑیا اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ دی, جبکہ مبین نام آنکھوں کو ہاتھ کی پھو سے صاف کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا. اماں, بڑی بھوک لگ گیا, کھانا لگا دے. یہ شاداب کی آواز تھی جو اس چھوٹے سے کچن میں آئی تھی جہاں اس کی ماں بیٹھی کھانا بنا رہی تھی. رحیمہ نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی. بن رہا ہے کھانا.
اسے باہر کی طرف دیکھا جہاں شام کے سائے گہرے ہوتے، مطلب تھوڑا وقت رہتا تھا اس کی بیٹی کی عزت تار تار ہونے میں، لیکن وہ ماں تھی۔ وہ کیسے کر سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھے؟ وہ اپنی ماں سے سانسوں کی بھیک مانگ رہی تھی اور اپنے ابا سے زندگی مانگ رہی تھی، اور وہ دونوں بت بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے پتیلی کا ڈھکن ہٹایا تھا اور پوری کی پوری پیکٹ اس ابلتے ہوئے امیزے میں ڈال دی تھی۔ موت ایسی ہی لکھی ہے تو ایسے ہی تھے، ایک جیسی موت۔ ہاں ہاں شاداب، تو برتن چن دے۔ شاداب نے سارے برتن لے جا کر چن دیے تھے۔ اپنی چھوٹی بہن کو بھی لاڈ سے لے کر آئی تھی، اپنے ابا کو بھی مسکراتی ہوئی دسترخوان پر لے کر آئی تھی، اور اس کی ماں کمتے ہوئے ہاتھوں سے سب کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ شاداب نے پہلا نوالا ہی لیا تھا جب تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ واہ واہ، مبین نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور وہ بھی کھانے لگا۔ شاداب ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی بہن کو بھی کھلا رہی تھی۔ رحیمہ سر جھکاوے خون کے گھونٹ پیتی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سب ان کا آخری کھانا تھا۔ یوں سب ایک ساتھ کیا کیا سوچا تھا اس نے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کا ہی سوچتی تھی وہ ہمیشہ، لیکن یہاں تو وقت الٹی چال چل رہا تھا۔ وہ سب ایک طرف تڑپ رہے تھے، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، گھٹن ہو رہی تھی، گلے میں جیسے کانٹے اگڑے تھے۔ کھانے میں ملا ہوا زہر اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ رحیمہ، مبین اتنا ہی کہہ پایا تھا جبکہ رحیمہ رو پڑتی۔ مجھے معاف کر دے، لیکن میں اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا نہیں دے سکتی تھی۔ اماں کیا تھا اس میں؟ شاداب نے بامشکل کہا تھا۔ ہماری نجاحت۔ باہر شور سا بڑپا تھا اور اندر مکمل سکوت تھا۔ خاموشی تھی، سرسراتی ہوئی خاموشی۔ سانسوں کی کمزور ڈور ٹوٹ چکی تھی، موت کی جیت ہو چکی تھی۔ عزت کے لٹیرے منہ میں انگلی دیے بیٹھے تھے۔ موت کو گلے لگا کر وہ اپنی بیٹی کی عزت بچا چکے تھے۔ اس فرعون کی درس میں ہونا بھی ایسا تھا جیسے روز مرا پھر زندہ ہو، پھر مرو پھر زندہ۔ ایک ہی بار موت کے آغوش میں سو کر موت کو کتنا آسان بنا دیا تھا، صرف اس چھوٹی سی پڑیا کی وجہ سے۔ وہ تینوں ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے جب راستے میں میر ہادی کو اپنا آئی پیڈ یاد آیا تھا۔ میرا آئی پیڈ؟ موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے ماروی نے اس کو دیکھا تھا۔ کم آن ہادی، وہاں ہم ڈنر کرنے جا رہے ہیں، آئی پیڈ کا کیا کام ہے آپ کو؟ وہ پھر سے کاپا کسی سے بات کرنے لگی جبکہ ہادی کا منہ لٹک گیا تھا جو بانی سے دیکھا نہ گیا۔ آپ دونوں اندر جائیے، میں کار سے لے کر آتی ہوں۔ بانی کے کہنے پر ماروی نے کاپا بات کرتے اسے ممنون نظر سے دیکھا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی ہادی کے ساتھ۔ بانی جیسے ہی آئی پیڈ لے کر گاڑی سے مڑی تھی جب سامنے والے شخص سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی اور اب خون ہوا نظر سے اپنے سامنے کھڑے اس ہُوبہو شخص کو دیکھ رہا تھا۔ شکل سے تو آپ اچھے انسان ہی لگتے ہیں، وہ جھنجھلائی تھی جبکہ سامنے والے شخص نے نظر بڑھ کر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ سمپل سی شرٹ اور ٹروزر میں ملبوس گندمی رنگت کی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی کو اس نے بھرپور مسکراہٹ سے دیکھا تھا۔ میرا نام بلاش رحمان ملک ہے اور میرے بیٹے کا نام میر ہادی ہے، کہہ کر وہ آگے بڑھتی۔ آپ میرڈ ہیں؟ وہ حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ بانی کو ہنسی آ گئی تھی لیکن چہرے پر سنجیدگی طاری کی وہ مزید بولی تھی، جی، اور کچھ بھی جاننا ہے؟ جبکہ وہ نفی میں سائل لانے لگا، لیکن جب وہ جانے لگی تو بلاش نے پھر سے اسے بلایا تھا۔ آپ اکیلی ہیں؟ بیٹا اور ہسبینڈ نہیں ہے ساتھ میں؟ بانی اس کی طرف مڑتی اور عجیب انداز سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، بیٹا اندر ریسٹورنٹ میں ہے اور ہسبینڈ کو قتل کر چکی ہوں میں۔ بلاش کی آنکھوں میں حیرت ابھرتی، کسی کو مت بتائیے گا، بانی اس کی طرف جھکتی بھی بولی تھی، جبکہ بلاش زیر لب مسکراتا ہوا کہنے لگا، نہیں بتاؤں گا، جبکہ بانی منہ موڑ کر اندر جانے لگے۔ اوکے، میں سینڈ کرتی ہوں ای میل، بائے، کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور اب ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے مصروف سے موبائل میں کچھ لکھتے ہوئے چل رہی تھی جبکہ اندر جاتا ہوا ہادی بری طرح سے کسی سے ٹکرایا تھا۔ اوپس انکل، جبکہ سارنگ اس چھوٹے سے کیوٹ سے بچے کو دیکھ کر وہیں پر بیٹھ گیا تھا جو اپنی پیشانی پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ کے مل رہا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، جبکہ ہادی اس کو دیکھنے لگا تھا۔ سارنگ نے چونک کر اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا، اسے آنکھیں دیکھی دیکھی سی لگی تھی اس بچے کی۔ ڈونٹ کال می بیٹا، ڈونٹ کال می بیٹا، آئی ایم میر ہادی صاحب، وہ منہ چھوڑ کر بتا رہا تھا۔ وہ بھی اپنا پورا نام مکمل بتانے جا رہا تھا جب ماروی کی آواز آئی، ہادی کم ہیئر، ہری اپ۔ اوکے مام، ہادی کہتے ساتھ ہی وہاں سامنے بیٹھے سارنگ کو دیکھنے لگا۔ میری ماں بہت بزی رہتی ہیں، اوف، کہہ کر اسی ٹیبل کی طرف گیا تھا جہاں پر وہ کھڑی تھی۔ سارنگ نے بے اختیاری مڑ کر دیکھا تھا، اسے اچانک اس کی آنکھیں یاد آئی تھی۔ وہ آنکھیں کتنی جانی پہچانی سی تھی، اس کی خوشبو سے معطر میری سانسیں ہیں۔ ماروی کی پشت تھی اس کی جنم، بلو جینس پر بیبی پنک شرٹ میں ملبوس تھی وہ، بال بے حد چھوٹے کاندھے سے اوپر تک تھے،
शाल भी कांधे पर झूल रहा था उसका, वो बस इतना ही देख पाया। साय झटक का उसने रूह मोल लिया था कि किसी हतून को ऐसे गौर से देखना, वो भी अपने होटल में आई हुई को, तहजीब से बाहर था उसके लिए। तभी वो बाहर की तरफ चल दिया जहाँ पर पलाज उसका मुंतजर था। हर जगह रुक जाती हो आप, मारवी आप उसकी तरफ मतवज्जह थी। एक अंकल वहां मुझसे टकरा गए थे। उसके हाथ के इशारा करने पर उसने नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। इतने हैंडसम अंकल थे, नाम भी नहीं पूछने दिया आपने मुझे उनसे। वो फिर से मुंह बसोड़ गया था। मांडवी को उस पर हंसी आ गए थे। सैड मेरा बेबी, डोंट कॉल मी बेबी मम्मी, आई टोल्ड यू आई एम सुपरमैन। वह बकायदा नाराज हो रहा था। माई प्रिंस चार्मिंग, मार्विन ने उसे छेड़ते हुए कहा था। तो हंसने लगा। आई एम ब्लशिंग मम्मी। व्हाट? मम्मी उसकी मार्वी उसकी एक्टिंग पर मुलाजा फरमा थी और फिर उसके बाल बखेर कर हंस पड़ी थी। मम्मी प्लीज, सब देख रहे हैं। वो फिर से अपने बाल सेट करता बोला था, जबकि मार्वी को हंसी आ गए थे। अपने पापा पर गए हो तुम मुकम्मल। पापा से मैं नाराज हूँ। अब ये क्यों? मार्वी ने हैरत से उसे देखा था। लुक मम्मी, स्टार बनने से पहले पापा को एक सेल्फी तो ले लेनी चाहिए थी ना मेरे लिए। एटलीस्ट मैं देख तो लेता कि कैसे है मेरे पापा। अब स्काई पर इतने सारे स्टार्स, अब सब एक जैसे हैं। सब उनमें से मेरे पापा कौन से हैं? वो गुस्से में था और मार्वी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओ, ये तो गलत हुआ बहुत। और सच ही तो था कि मार्वी के पास सारंग की कोई भी तस्वीर नहीं थी, बस यादें थी। और ज़हन के पर्दे पर उसके साथ ही गुजरे हुए खूबसूरत लम्हों के कुछ अक्स थे जो उसके कीमती मता थे। मार्वी ने हादी को अपनी गोद पे उठाया, उसके चेहरे पर प्यार किया। आपके पापा ने बहुत सी सेल्फीज ली थी अपने प्रिंस के लिए, बस आपकी मम्मी संभाल कर ना रह सके। सब गुम हो गए आपकी मम्मी से। डोंट एग्री विद योर पापा बेटा, इट्स योर मम्मीज फॉल्ट। मार्वी की आंखें बाहर आई थी। इट्स योर मम्मीज फॉल्ट। मार्वी की आंखें बाहर आई थी और हादी ने मोहब्बत से उसकी आंखों को अपने नन्हे हाथों से साफ किया था। डोंट वरी मम्मी, इट्स ओके। मार्वी ने उसे बाजू में बांध लिया था। बानी में आ चुकी थी। ये ले हादी साई। उसने आईपैड हादी की तरफ बढ़ाया था। मार्वी की घुड़ियों को मोहब्बत से देखा। नाराज मत हो अब, ये जिन से सामना हुआ था पीछे ही पड़ गया था। मार्विन ने सर तासुब से हिलाया था। तुम दोनों के साथ मेरा क्या बनेगा? वो हाथी को देखती हुई बोली। मेरे मीर हादी साई को कुछ मत कहिए मार्वी बीबी, जान बसती है मेरी अपने साई में। बानी ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा था तो मार्वी भी मुस्कुरा देते कि बानी की बेलोस मोहब्बतों का ही नतीजा था जो वो फिर से जिंदगी की तरफ आई थी, वरना वो एक जिंदा लाश थी कभी। पूरा घर जला दो उनका। हिम्मत कैसे हुई इस जलील की कि मेरे साथ दगा करे? मेरी मर्जी की मौत देता मैं उन्हें। मीर सावल दसाई गुस्से से चिल्लाया था, जबकि वहां पर सर झुकाए हुए तहजीब किए हुए उस बंदे खड़े थे जो उसकी धार को सह रहे थे। मुझे वो लड़की चाहिए थी। वो फिर से चिल्लाया था। साईं हुक्म कीजिए, हम कोई और लड़की उठा लाते हैं। हुक्म तो करें हम साईं। उसके बंदों में से एक जिसका नाम शेरू था, उसने सावल का गुस्सा कम करने के लिए कहा था। आग लगा दो इसके घर को, नामो निशान मिटा दो उसका इस इलाके से। बेड़ियों के आगे फेंक आओ उनकी लाशों को, जमीन के अंदर भी ना जाए उनके बुसीदा जिस्म। सावल जोर से डराता जो कि हुक्म साईं, जो हुक्म साईं। वो जल्दी से बाकी दो बंदों को इशारा करता वहां से निकला था, जबकि सावल दसाई इधर उधर टहल रहा था। जिस्म की आग बुझने भी नहीं आ रही थी। लम्हा लम्हा वो आग उसको अपनी लपेट में ले रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता अब इस कमरे की तरफ जा रहा था जहाँ पर मौजूद वो औरत अब उसके नाव का निशाना बनने जा रही थी। धार से उसने दरवाजा खोला था और वो जो सोने की तैयारी कर थी अपने सामने खड़े इस फाड़ों को देखकर समझ चुकी थी कि आज फिर से वो निशाना है इसके हवस का। कितनी अजीब बात है ना। मारवा सांवल देसाई उसकी बीवी, जिसके साथ वो हिमानियत करता कि रूह काम जाती है। शादी जैसे बंदा को शर्मनाक बना देता मीर सांवल देसाई ने। दरवाजा बंद करके उसकी तरफ बढ़ा था और मारवा ने कुछ नहीं कहा। पहले चिल्लाती थी, उसके आगे हाथ जोड़ती, लेकिन अब इस चिल्लात के आगे उसने चिल्लाना छोड़ दिया था। वो खामोशी से खुद को उसकी हवानियत के सुपुर्द कर देती और वो चाहता था कि वही मन मानी करता उसके साथ, उसके वजूद को उसके लिए शर्मनाक बना देता कि वो इस वक्त बस मौत की दुआ करती। लेकिन वह मर भी तो नहीं सकती थी। मौत भी तो इस फरों ने अपने हाथ में ले रखे थे, उसे मरने भी नहीं दिया जा रहा था। और आज रात एक बार फिर उसकी दरिंदगी को अपने नाजुक से जिस्म पर सह रहे थे और फिर से एक दर्दनाक रात शुरू हो चुकी थी जो सुबह तक चलती रहती। हाय मिसिस, वो जो अभी बेड पर बैठी थी जब उसके करीब सरगोशी हुई। आपकी सरगोशी से तो मेरे कमरे के दरों दीवार भी वाकफ हो गए हैं। उसने आंखें मूंद दी थी। मेरे आते ही आंखें बंद कर ली आपने। वो फिर से सरगोशी करा था, जबकि मार्वी ने आंखें खोलकर अपने करीब सारंग को देखा था। तुम्हें देखने से पहले महसूस करना चाहती हूँ ना,
वो धीरे से बोली थी, आज बहुत ही हार्ट लग रही हो। सारंग ने गंभीर लहजे में कहा था, तुम भी हार्ट लग रही हो। मारवी सो देती हुई कह रही थी, सुना है कि सगार पीती हो अब। सगार उसे नजर बढ़कर देता हुआ कह रहा था, हाँ सुना था कि उसका नशा हावी होता है, सोचा तुम्हारा नशा उतारने के काम आएगा। उसने धीरे से कहा था, तो उतरा मेरा नशा। सारंग उसके चेप पर अपनी उंगली की पोर फेरता हुआ कह रहा था। मारवी की आंखें भीगी थी। और चढ़ जाता है तुम्हारा नशा, पर उबड़ी हुई आवाज में कहा था, तो क्यों करती हो। वो उसकी गर्दन को अपनी उंगली के पोर से छूता हुआ कह रहा था, अब आदत हो गई है। वो कहकर उठी थी, अपने इर्द गिर्द देखा था, अब बेड पर कोई नहीं था। सारंग भी नहीं था, वो तन्हा थी। सारंग, उसने ज़ेरे लब नाम लिया था। पास पड़ा हुआ सगार सुलगार कर उसने गहरा कश लिया। वजूद पर उदासी थी, आंखें नम थी, सांसों में घुटन थी। वो बेड से उतर कर दरवाजा खोलकर बालकनी में गए थे। ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया था, तो बरसती हुई बारिश के चंद कतरे भी उसके चेहरे से टकराए थे। उसने आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया। घुटन थोड़ी कम हुई, वजूद की तपश थोड़ी मध्यम हुई थी। उसने दूसरा कश लिया था सगार का। अब आंखें खोलकर वो आसमान को देखी थी, जो बादलों से अटा हुआ था, जैसे उसके अंदर भी गुबार सा बढ़ गया। उसने फिर से तीसरा कश लिया, और जूं ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और वह जल्दी जल्दी कश पर कश लेते जा रहे थे। अंदर के गुबार को कम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कोशिश अच्छी कर रहे थे। मूसलाधार बारिशें हो रही थी। शीशे के उस पार बारिश के कतरे आगे पीछे फिसल रहे थे। जादू ने फिर से दस्तक दी थी। वो काजल पड़ी हुई शरारती आंखें जेन के पर्दे पर आन ठहरी थी, जो खो सी गई थी अब कहीं। जिसे ढूंढने में उसने अपने 4 साल लगा दिए, वो कहीं नहीं थे। लेकिन वो आप ही उसके वजूद में बसेरा किए हुए थी। उसकी खुशबू से सारंग को अपनी सांसें हमेशा महकती हुई महसूस है। इस शहर की हवाओं में अक्सर उसे मारवी की महक महसूस होती। गहरा सांस लेते वो महसूस करते जिसे मारवी उसमें बस रही हो। मारवी, उसने ज़ेरे लब दोहराया था। मोहब्बत का दुरानिया तवील से तवीलतर हो रहा था, मगर मिलन का दुरानिया कितना मुख्तसर था। अभी तो उसे महसूस भी नहीं किया था, उसने मुकम्मल जज्ब भी नहीं हुआ था इन मिलन के लम्हों में। सारंग हल्की से सरगोशी हुई थी। मारवी उसके बेहद करीब मुस्कुरा रहे थे। सारंग की आबो आंखों में मोहब्बत उभरी थी। तुम आ गई मारवी। जबकि मारवी मुस्कुराकर उसके गिर्द किसी तितली की तरह पर फैलाए घूम रहे थे। मैं गई ही कब थी, रात को चली गई थी तुम। वह नाराज था, रूठा रूठा सा अंदाज था। मैंने बुलाया भी, तुम चली गई। मारवी उसके करीब आई थी, उसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़े थे। थाम लो, कैद कर लो अपने पास, जाने मत दो कहीं। सारंग तो उसकी अदा पर जैसे दीवाना सा हो रहा था। धुन मेरी धड़कनों की सुन, वो गुनगुनाया था, जबकि वो मुस्कुराकर उसके चेहरे पर जा बजा अपने लब रख रहे थे। उसके लम्स को महसूस करके सारंग आंखें मौत क्या था। आसमान पा पड़े, एक जहां कहीं झूठ का सच का, जहां कायदा ही नहीं है, सारे जिस्मों से आगे जहां जाते हैं। मारवी, उसने बेचैनी से उसे पुकारा था, जो दीवार से लगी उसे ही देखे थी। वो कदम कदम मारवी की तरफ बढ़ा रहा था। चल वहां चलते हैं, प्यार करने चलो, हम वहां पर चलते हैं। ये रात भी ऐसे गुजरेगी, बेचैन सी। उसके करीबी दीवार पर हाथ रखे उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में देता वो धीमे लहजे में बोला था, जबकि मारवी की हंसी की खनक इस कमरे में गूंजे थी। बेचैन होकर उसने सिगार सुलगाया था, और अब उसका कश लेता वो अपने 400 मारवी को महसूस कर रहा था, पल पल, हर पल। सारंग सरगोशी हुई थी, और वो आंखें मौत गया था। बाबा साईं, बारिश सलार के चेहरे को नरमी से अपने नन्हे हाथों से छू रहा था, जबकि सलार नम आंखों से अपने बेटे को देख रहा था। उसने बहुत ही एहतियात से सलार के चेहरे पर प्यार किया था, क्योंकि सनोरा ने उसे समझाया था कि बाबा साईं को तकलीफ नहीं पहुंचाना। वो बीमार है। सलार का दिल जैसे फटते मोहब्बत से बढ़ गया था। अपने बेटे को बाजू में पड़ने की हवाएं सी जागे थे। उसने नम आंखों से अपने हाथ को हल्का देने की कोशिश की थी, जो बेसूत रहे थे। वह बावजूद कोशिश के भी अपना हाथ नहीं उठा पा रहा था, जब उसकी नजर अंदर आती हुई सिनोरा पर पड़ती। लो जी, साहबजादे इधर है, बारिश नीचे उतरो, बाबा साईं को परेशान कर रही हो। उसको उतारने लगी, जबकि वो मुंह बसो रहा था। अम्मा साईं, बाबा साईं रो रही हैं। सिनोरा ने सलार की तरफ देखा था, और बात को समझने में 1 सेकंड लगा था उसे। सिनोरा ने मुंह बसोरते बारिश को फिर से गोद में उठाया था। आपके बाबा साईं आपको ढेर सारा प्यार करना चाहती हैं तभी, उसे नरमी से कहा था, जबकि बारिश अपनी माँ को देख लगा। उनको दर्द हो रहा है क्या, वह पूछने लगा, जब सिनोरा ने नफी में सर हिलाया था। तो फिर उससे बैपा सलार के पास बिठा था। उसका नन्हा सा हाथ सलार के हाथ में दिया था उसने। बारिश, मिलकर दुआ करते हैं अपने बाबा साईं के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से ठीक कर दे, और फिर हमारे साथ वो सब करे जो मैं
और आप और दादा साइन करती हैं। सनोरा नरमी से कह थी, जबकि बारिश ने अपने नन्हे हाथ की दुआ की सूरत में उठाए थे, अपनी आंखें मूंदी थी। ए अल्लाह, मेरे बाबा साईं को ठीक कर दे, ताकि मेरे बाबा से मेरे साथ बहुत सारा खेले। सनोरा नम आंखों से अपने बेटे को देख रहे थे, जबकि सलार आंखों में मोहब्बत और हैरत और मोहब्बत लिए उसको देख रहा था। अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर उसने फिर से सनोरा के सलार के चेहरे पर बोसा दिया था और फिर बेड से उतर कर नीचे वो कमरे से बाहर भागा था, जबकि सनोरा मुस्कुराकर सलार को देखा था। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आप सलार, इंशाल्लाह। उसके करीब और उसके माथे पर अपने लब रखे थे नरमी से और फिर उसकी आंखों में देखने लगे। हमारी मोहब्बतें आपको ठीक कर देंगे सलार, जबकि सलार भी मुस्कुराया था। ये सच ही तो था। सनोरा की मोहब्बत उसे फिर से जिंदगी की तरफ ला रही थी। वो पहले से बहुत बेहतर हो रहा था और उससे भी ज्यादा ठीक होने के चांसेस थे, क्योंकि वो सनोरा उससे बेहद मोहब्बत करता था। वो जल्द से जल्द सनोरा के लिए ठीक होना चाहता था। वो जल्द से जल्द ठीक होकर मारवी के पास जाना चाहता था, उसके पाँव पार कर उसे माफी मांगना चाहता था। तभी वो ठीक हो रहा था, वो कोशिश कर रहा था ठीक होने की। गाड़ी कच्चे पक्के रास्तों से होती हुई जा रही थी, जब सामने से आती हुई एक लड़की पर उसकी नजर रुक गई। जो पगडंडी पर किनारे किनारे चल रहे थे। गाड़ी रोक, ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोक दी थी। माला ने एक नजर अपने करीब झटके से रुकते हुए गाड़ी पर डाली तो फिर आगे बढ़ गई, जब अचानक गाड़ी से सावल उसके एहन सामने उतर कर उसका रास्ता रोक गया। माला ने नागवारी से उसकी इस हरकत को देखा और सर झटक कर आगे बढ़ने को थी, जब सुनौरा ने उसकी कलाई पकड़ी। मीर सावल देसाई से रास्ता काट कर किधर जा रही है? तो माला ने झटके से अपनी कलाई छुड़वाई थी। मीर सावल देसाई, उसने दांत पीसते हुए कहा था। अब तू हाथ लगा, अगली बार छूने की कोशिश भी की ना तो बहुत ही बुरा होगा तेरे साथ। सावल कुछ देर उसको देता रहा और फिर हंसना शुरू कर दिया। 2 कदम उसके करीब आया था और माला 2 कदम पीछे हटे थे। अच्छा लगा तेरा ये अंदाज, बहुत अच्छा लगा। रात के 8 बजे तैयार है ना? तुझे अपनी हवेली लेकर जाना, तेरे घर के सामने आऊंगा। आज की रात मेरा बिस्तर गर्म करेगी तू। मीर सावल दी माला ने थप्पड़ मार दिया था। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझे अपने बिस्तर पर ले जाने का भी सोचे? वो बिना डरे हुए घुराए थे, जबकि सावल देसाई ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया था। मीर सावल देसाई पर हाथ उठाने की कीमत तो अब तुझे झुकाना ही पड़ेगी। वहां पर मौजूद लोग अपनी नजरें झुका गए थे। माला अपने बचाव के लिए हाथ पांव मार लगे, छोड़ मुझे। लेकिन वो सबने गाड़ी में दिखा दे चुका था और खुद भी अंदर बैठ चुका था। चल हवेली, वो घुराया था। मेरी बीवी कहाँ है? वह शख्स सावल के पास अपनी बीवी का पूछने आया था तो सावल ने सर पैर उस शख्स को घुरा था। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम आबदीन है साईं, मेरी बीवी को छोड़ दे, वो जल्दी से बोला था। तेरी बीवी का हमारी हवेली में क्या काम? सावल टांग पर टांग रख के बड़े इत्मीनान से बोल रहा था। साईं, माला मेरी बीवी है, आप उसको उठाकर लाए हैं आज, मैं उसे लेने। वो कह रहा था, जब सावल अपनी टांग से उसे दिखा देखा गिरा था। साले हराम होर, तेरी बकवास सुनने बैठा हूँ क्या मैं? इधर निकल। वो लड़खड़ा कर गिरा था और फिर से अपनी जगह से खड़ा होकर सावल को देखने लगा। साईं, मेरी माला किधर है? वो बिना डरे हुए बोला था। जो चीज इस हवेली में आ जाए वो मीर सावल देसाई की हो जाती है। जब तक मेरा दिल नहीं है उससे पहले सावल की बात पूरी हो जाती। आपती ने उसका गला पकड़ लिया। बेगैरत इंसान, मेरी बीवी किधर है? वहां पर मौजूद सब उसे हैरत से देख रहे थे, जबकि वो सावल की आंखों में आंखें गारे देख रहा था। सावल ने उसके गर्दन में अपना हाथी गिर में ले लिया था। तेरी ये औकात कि तू मेरे गिरबान पर हाथ डाले? आप दिन माना कि वापा वो मुड़ा था, वो सीढ़ियों से नीचे उतर दिया। सावल की आंखों में खून उतरा था। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला था और आबदीन के पेट पर रखकर 3-4 फायर किए थे। माला वहीं से चीखती रही, जबकि आबदीन खून से लथपथ वजूद के साथ ही वहीं पर गिरा था। वो चीखती भी उस तक आई, लेकिन उससे पहले ही वो आबदीन के करीब जाती है। सावल दोस्तों ने उसका बाजू जकड़ लिया था। कुत्तों के आगे फेंक उसको। सावल अपने बंदूक पर घुराया था, जबकि माला चीखती थी। उसके पांव पार कर हाथ जोड़ने के। नहीं साईं, अल्लाह का वास्ता है, ये जुल्म मत कीजिए, ये मेरा शोहर है, ऐसा मत करें उसके साथ। जबकि सावल हूनवान नजर से उसको देख रहा था। मुझे खुदा का वास्ता ना दे, तेरा खुदा मैं हूँ। मीर सावल दसाई इस पूरे इलाके का खुदा है, नाउज बिल्ला। वह अकड़ी व गर्दन के साथ अपने मगरूरा अंदाज में बोला था। उसके बंदे आबदीन की लाश को उठाए थे, जबकि माला चीख दे। ये जुल्म मत करें साईं, जो कहेंगे मैं वही करूंगी, ऐसा जुल्म मत करें। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, जब सावल ने झुककर उसका चेहरा दबोच लिया और उसकी भीगी भी वैसी तदा आंखों में देखकर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कह रहा था, जो कहूंगा वही करेगी तू। जबकि वह इस बात में सर हिलाने लगे।
वो तो तुझे वैसे भी करना पड़ेगा। साथ ही अपने बंदों का इशारा किया कि आबदीन की लाश को बाहर ले जाए। माला ने खौफजदा नजर से इन सबको देखा और उठकर उनकी तरफ भागे थे। उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो रोते रोते चिल्लाए थे, जबकि सामने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जबकि वो रोने लगी। उसे कुछ मत करो। सामने उसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ती। उसके चेहरे को उंगली की पोर से छुआ था। उसे कुछ नहीं होगा। अपने कीमती आंसू जाया मत करो। उसकी सरसराती आवाज उसके कान में गूंजी थी। माला का दिल कांपा था। तू मेरी रात रंगीन बना, सब ठीक हो जाएगा। माला ने खौफजदा नजर से उसको देखा था। यह जुल्म ना कर साईं, वो मेरा शोहर है। मुझे गुनाहगार मत करे साईं। वो हाथ जोड़ती बोलती, तेरा शोहर मर गया है माला। सामने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोला था, अब मैं ही तेरा शोहर हूँ, बिन बयाया शोहर। बेबाकी से उसके वजूद को छूता सावल कहने लगा, जबकि वो रोने लगे। मार दिया मेरे आबदीन को, उसने चीख कर कहा था, जबकि सावल ने उसके लब्बू का दबोचा। तेरा आबदीन नहीं है वो, मैं हूँ तेरा साईं। माला ने अपने नाखूनों से उसका मुंह दबोचा था। सावल ने रख कर उसे थप्पड़ मारा था। ये साली, वो चीहा था, जबकि वह नफरत भरी हुई आंखों से उसे देख रहे थे। मार दिया तूने, मुझे भी मार दे, वह नफरत से फनकार थी, जबकि सावल ने उसके मुंह पर अपना पाँव रखा था। बस अब तुम वो बोलेगी जो मैं चाहूंगा। चल कपड़े उतार। उसका दुपट्टा खींच कर दूर फेंक वो घुराया था। अपना पाँव उसके मुंह से हटाकर वो उसे हवस पड़ी हुई आंखों से देख रहा था। माला ने दूर पड़े हुए अपने दुपट्टे को देखा था और फिर सांवल को। तेरी, माला ने उसे गाली दी थी। ए, सांवल चिल्लाया था, साथ ही उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। उसका होंठ फट जाने से खून बह रहा था। तू मेरी रखेल बनकर रहेगी। अब हर रात तुझे सजा मिलेगी। इस हवेली की दर दीवारें तेरी चीखें सुनेंगे, तेरी दर्दनाक चीखें। वो घुराया था, जबकि माला हंसना शुरू हो गए थे। इस हवेली के दर दीवारें कल को तेरी चीखें भी सुन सकती है मीर सांवल देसाई। उसकी नफरत भरी हुई सर्द आंखों में सामने तमसर बड़े हुए अंदाज में देखा था। बातें बड़ी बड़ी करती है तो चल, हरकतें भी वैसी बड़ी बड़ी है तेरी। माला उस पर थूकी थी। सांवर ने उसके बालों को जकड़ा था और उसे खींचता हुआ उससे अपने साथ ही कमरे में लेकर जाने लगा, जबकि वो अपना बचाव करते हुए चीख रही थी। अभी बताता हूँ तुझे जिद करना क्या होता है। उसे बैठ पर फेंक कर उसने अपनी शर्ट उतार दी और माला खुद के बचाव के लिए उठने लगी, लेकिन वो माला पर झपटा था। छोड़ मुझे, वो चिल्लाए थे, जबकि सांवल उसके कपड़े फाड़ते हुए उस पर अपनी दरिंदगी करने लगा। माला अपने हाथों से उसके सीने पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फरौने पर उसके दोनों हाथ पैर पर आकर उसकी सारी कोशिशें नाकाम बनाता हुआ सांवल उस पर हावी हो रहा था। और फिर माला की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई थी और वो दरिंदा उस पर हावी होता उसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। पूरी हवेली में रात भर माला की चीखें सुनाई देती रहती। न जाने वो शख्स अपनी जिद पूरी करने के लिए कितनी बार उसका इस्तेमाल किया रात भर।